मैं पवन जायसवाल जी जो आपके वर्तमान के भाजपा से विधायक हैं, उनको मैं यही चैलेंज करता हूं कि आपके प्रधानमंत्री जी की हिम्मत तो नहीं है कि वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। अगर आपकी हिम्मत है तो आइए, जनता के सामने हम लोग आमने सामने होते हैं। बहुत विकास का काम आपने किया है, तो हम कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। डिबेट करेंगे? बिल्कुल, मुझसे डिबेट करें, जनता से डिबेट करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आइए जनता के साथ हम लोग डिबेट करते हैं। मैं भी रहूंगा, जनता भी रहेगी। मैं एक आम जनता के रूप में डिबेट करना चाहता हूं और सभी जनताओं को बुलाया जाएगा। आप भी अपने लोगों को बुलाइए, हर वर्ग के लोगों को बुलाइए, हर समाज के लोग को बुलाइए। आइए, आपको लगता है कि बहुत विकास किया तो हम लोग सवाल साहब थोड़ा कम बोलते हैं, इसलिए हमने एक आग्रह किया है कि मोतियुर रहमान साहब मेरे भी गार्जियन थे, मेरे चाचा की तरह थे और मेरे पड़ोसी भी रहे हैं। मेरे पिताजी को उन्होंने लोकसभा में मदद किया तो मेरे पिताजी ने यह सुनिश्चित किया। लालू जी ने कह दिया था कि भेजेंगे, लेकिन लालू जी पलट रहे थे भेजने के समय। मेरे पिताजी लड़ करके, संघर्ष करके उनको राज्यसभा भेजने का काम किया और ये बोला कि मैं दोबारा शिवहर में कैसे जाऊंगा। मोतियुर रहमान साहब को मैंने वादा किया है और लालू जी से मेरे पिताजी ने कहलवाया कि एक तीर से दो निशाना होगा, यहाँ सीताराम बाबू को वोट दीजिए, उधर मोतियुर रहमान साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो कर्ज नहीं है, दो दोस्तों की, दो भाइयों की आपस की जो है, दोनों को मदद करने का परस्पर संबंध था। और मोतियुर रहमान साहब मेरे चाचा की तरह है, मेरे गार्जियन हैं। अगर उनके बेटे को मौका मिला है तो एक बार मुझे लगता है कि ढाका के जनता मोतियुर रहमान साहब के भतीजा राणा रंजीत सिंह को भी मौका देगी। आज देश की जो हालत है, इतने हम सब लोग एक होकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कहा और आज जो है अमेरिका के राष्ट्रपति तय करेंगे कि भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा। शिमला समझौता में यही बात हुई थी कि वो तीसरा ये तय नहीं करेगा कि हम युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। निर्णय लेना था, प्रधानमंत्री जी खुद निर्णय लेते, उनके हर निर्णय का हम लोग स्वागत करते। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बैठे बैठे ये तय नहीं करेगा कि भारत युद्ध करेगा कि नहीं। तो मैं पवन जायसवाल जी जो आपके वर्तमान के भाजपा से विधायक हैं, उनको मैं यही चैलेंज करता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री जी की हिम्मत तो नहीं है कि वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। सेवा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, नाम ही दर्शाता है, ये पार्टी AIMIM का पार्टी ऑफिस नहीं है, AIMIM का सेवा कार्यालय है। और हमारी पार्टी चूंकि पहली बार विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ेगी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है, ये हम लोग सिखाने का काम करेंगे। मजबूत विपक्ष केवल विधायक के रूप में नहीं, सांसद का भी, जो वर्तमान में सांसद है उनका विपक्ष कैसे होगा, जो मुखिया है उनका विपक्ष कैसे होगा, जो प्रमुख है उनका विपक्ष कैसे होगा, और जो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं जो कहते हैं कि हमने ये काम किया है वो काम किया है, तो किन उन कामों में क्या कमी रह गई है उसका भी जो है हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। किसी को जो है हतोत्साहित करना या किसी के खिलाफ गलत बोलना नहीं। जो आपका काम था, जो आपका दायित्व था, जो आप नहीं निभा पाए, उसको जो है हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। सेवा कार्यालय है, लोगों की सेवा करेंगे। पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने हम लोग केवल 20 दिन पहले टिकट लेकर के आए थे, लेकिन इस बार 25 हफ्ते पहले हम लोग आए हैं। आज से लगभग जोड़िएगा तो 25 हफ्ते आपके पास हैं और सेवा करके लोगों के दिल में जगह बना करके हम लोग अपने चुनाव का, पार्टी को मजबूत करने का भी काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का भी काम करेंगे और लोगों को जो है दिल में जगह बनाने का प्रयास करेंगे। पहला जो हम लोगों ने मुद्दा, चूंकि आज कार्यालय भी खुला, कई लोगों ने अपनी बात को रखा कि पहला मुद्दा होगा भारत माला प्रोजेक्ट में जो जमीन दाता हैं उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर पैसा दिया भी जा रहा है तो 2% कमीशन भू अर्जन कार्यालय उनसे ले रहा है। एक ही रकबा, एक ही खाता, खेसरा का जमीन, किसी को पैसा मिल गया, किसी को पैसा नहीं मिला। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, इससे संबंधित जितने भी CO कार्यालय हो, भू अर्जन पदाधिकारी हो, जो भी लोग हैं, भारत माला में पेमेंट में इस तरह की धांधली क्यों हो रही है? अगर पेमेंट करना है तो एक लाइन से क्यों नहीं हो रहा है? किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। हम लोग एक पद यात्रा करने जा रहे हैं, घर घर घूमने जा रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी साहब के कार्यक्रम का प्रचार किया गया था, उसी तरीके से घर घर जो है कार्यक्रम, बिल्कुल एक रूट मैप हम लोग देंगे और लोगों के पास, लोगों के दरवाजा पे जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो फलाने का आदमी है, कोई पूर्व विधायक का आदमी है, कोई विधायक का आदमी है। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को यही कहा कि चूंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई किसी का आदमी हो सकता है, लेकिन अब जब आप सेवा करिएगा, उनके लिए संघर्ष करिएगा, मेहनत करिएगा, तो निश्चित रूप से वो आपके भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में या आपके समर्थक के रूप में बनाए जा सकते हैं। तो लोगों की सेवा करनी है। पहला मुद्दा भारत माला में पेमेंट में जो धांधली हो रहा है उसको उठाया है। उसके बाद लंबी लिस्ट है, जिस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी प्रताड़ित कर रहे हैं गलत बिजली बिल के नाम पे, उनके उसको लेकर के भी हम लोग उठाएंगे सवाल। और खास करके दलित बस्तियों में जो 5 किलो अनाज आपको दिया जाता है, मैं एक जो है एक कंपटीशन करने जा रहा हूं कि मेरे किसी भाई को 5 किलो अनाज अगर मिलता हो, मेरे किसी दलित भाई को अगर 5 किलो अनाज मिलता हो और नाप करके वो दिखा दे, तो हम लोग उसको बुला करके उस डीलर को भी माला पहनाएंगे और उस व्यक्ति को भी माला पहनाएंगे। पूरे ढाका विधानसभा में अनाज
जो है 5 किलो किसी को नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी धांधली इसमें की जा रही है, पूरी संलिप्तता है। अगर यहाँ जो विपक्ष अगर कोई है तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? और 6 महीने जो भी बाकी है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका मैं निभाने जा रहा हूँ और ताकत जनता के हाथ में देना, जनता का अधिकार, जनता कैसे सवाल करे उनको पता नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। आरटीआई को लेकर के ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक नागरिक का अधिकार है कि आपके यहाँ कोई अगर रोड बना तो उसमें क्यों गड़बड़ी हुई, क्यों टूट गया, आपके यहाँ कोई पुल पुलिया बना, आपके यहाँ कोई योजना बना तो क्यों खराब हो गया, इससे आरटीआई लगा करके उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई। आरटीआई का अधिकार आपको सिखाएंगे, बताएंगे, और अगर आपको नहीं करना आता तो आप मेरे पास आइए, हम आपको ऑफिस के माध्यम से आरटीआई करवाएंगे, लोक शिकायत करवाएंगे। 5 से 6 महीना जो चुनाव में बाकी है, ढाका की जनता को ताकत इतना मजबूत बना देंगे कि अपने विधायक से लेकर के, मुखिया से लेकर के, प्रमुख से लेकर के, नगर अध्यक्ष से लेकर के, एक एक सरकारी, अपने एसडीओ से, अपने थाना प्रभारी से, एक एक सरकारी महकमे से सवाल कैसे किया जाता है उनको सिखाने का काम करेंगे। जिस तरीके से मोतियुर रहमान साहब, सीताराम बाबू, रघुनाथ झा जी के ज़माने में ताकत जनता के हाथ में होती थी, जनता जो है खड़ा, जब सवाल करे तो अफसर खड़ा हो जाता था और जनता के हाथ में ताकत महसूस। सरकारी कर्मचारियों का कॉलर जो है कागज कलम से पकड़ना है, इससे जनता के हाथ में बिल्कुल बिल्कुल। मोतियुर रहमान साहब, सीताराम बाबू, रघुनाथ झा जी का जो सपना था कि ताकत हमेशा जनता के पास रहे, वही ताकत हम लोग मुहैया कराने जा रहे हैं। आपको आपकी ताकत के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से हमारे शिवहर के जिला अध्यक्ष ने बताया, जब एक आम नागरिक के रूप में आपने थाना प्रभारी को फ़ोन किया तो कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब आपने कहा कि मैं AIMIM का जिला अध्यक्ष हूँ, जब आप फ़ोन करेंगे आप कहेंगे मैं AIMIM का पंचायत अध्यक्ष हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, तो उनको पता है कि MIM के नेता, चाहे असुद्दीन ओवैसी साहब हो, अख्तर उल ईमान साहब हो, या इस इलाके में राणा रंजीत है, आपके साथ खड़ा रह करके आपके संघर्ष और आपकी आवाज़ को बुलंद करने का हौसला रखते हैं। मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के जो भी मुद्दे होते हैं हम लोग सदन में उठाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, इस इलाके में जब आए, तो क्या उनकी ताकत है, क्या उनके सवालों की ताकत है। एक एक जो है करप्ट आदमी हो या गलत करने वाला आदमी उनके सवालों से घबराता है। एक छोटा सा ट्वीट अगर ओवैसी साहब कर दें तो उसकी ताकत क्या है कि वो पूरा नेशनल न्यूज़ बन जाता है। और सबसे बड़ी ताकत AIMIM की है, हम डिजिटली बहुत ताकतवर हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत ताकतवर हैं। और मैं अपने तमाम जो मेरे भाई जो बॉम्बे में काम करते हैं, सूरत में काम करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर रूप से, आर्थिक रूप से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे जी किसी भी रूप से मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं। वो वोट देने भले आ पाएँ या नहीं आ पाएँ, लेकिन उन्होंने मुझे इतना हौसला देते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि भैया आप पंचायत अध्यक्ष बनाइए, अगर 1000-2000 रुपये उनको देना होगा हर पंचायत अध्यक्ष को बूथ कमेटी बनाने के लिए, तो हम आपस में चंदा आपको देंगे और आप संगठन को मजबूत करिए। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे पास 6 महीना है और आप अगले महीने इसी कार्यालय में आप देखेंगे कि जितना कार्यकर्ता हमारे AIMIM का होगा, बूथ लेवल तक की कमेटी को बना करके हम बहुत ताकत अंदाज में जो है आप देखिएगा AIMIM कितनी मजबूती से चुनाव को लड़ रही है। और पहली बार कोई पार्टी लड़ती है और 19 में से 5 विधायक जीत जाती है बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी के सहायता के, तो इससे ताकतवर पार्टी मुझे नहीं लगता है कोई और पार्टी बिहार में आज तक पनपी थी। और जब राणा रंजीत सिंह जैसा हिंदू इस पार्टी से और दलित रितेश पासवान जैसा दलित इससे जुड़ता चला जा रहा है, हर वर्ग के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि ढाका में एक हिंदू विधायक अगर बनाया यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने, दलित भाइयों में, तो अगल बगल में बाजपट्टी से अगर हमारे मुन्ना मंसूरी साहब लड़ रहे हैं और अगल बगल में नरकटिया से जो है हमारे अगर डॉक्टर शमीमुल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, तो एक एक आपके मुस्लिम भाइयों को मदद होने जा रहा है। एक एक हिंदू जो है MIM को वोट करेगा। एक नया ताकत जो है तिरहुत प्रमंडल में हम लोग एकत्रित करने जा रहे हैं। विकास से मेरा लक्ष्य है। पूर्व विधायक का स्लोगन है कि मैंने ढाका में विधायक रहते हुए भ्रष्टाचार मुक्त किया था, एक बार पुनः अगर विधायक बनेंगे तो ढाका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। आपका क्या स्लोगन रहेगा? चलिए, दोनों विधायक जी लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो भी किया है ढाका के लिए किया है, लेकिन किया कितना किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज एक भी बस स्टैंड जो है ढाका को नहीं मिला हुआ है। आज ढाका को आप जिला बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन कौन सा संघर्ष किया है कि ढाका जिला बन जाए? गूंगे बहरों को कोई सुनता है क्या? धमाके की जरूरत पड़ती है, अपने आंदोलन को जरा ताकतवर करना पड़ता है। केवल बैठे बैठे और बोल देने से चुनाव के समय उससे नहीं होगा। आज चुनाव अगर नज़दीक आया है तो आप निकले हैं, लेकिन हम लोग जब से चुनाव लोकसभा का लड़े, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में उतरे हैं, तब से लगातार हम लोग ज़मीन पे हैं। तो मैं दोनों को आईना दिखाने का काम करूंगा। आप लोग के सोशल मीडिया और आपके पत्रकार भाइयों के माध्यम से दूंगा ही, और RTI और लोक शिकायत के माध्यम से भी कि कौन सी सड़कें आपने बनाई है, उसकी क्या स्थिति है और कहाँ क्या काम हुआ है, एक एक चीज़ का जो है आईना दिखाने का काम किया जाएगा और ताकत जनता के हाथ में दिया जाएगा। विधायक जी, पूर्व विधायक जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है
अब जो है जनता विकल्प तलाश रही है, एक मजबूत और एक ताकतवर व्यक्ति को जो जनता के हित के लिए लड़े। ढाका के जो वर्तमान विधायक हैं वो अपने पूर्व विधायक को कॉम्पिटिटर मानते हैं, मतलब यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशियों कहते हैं कि मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। कहते हैं कि आप विकास पुरुष हैं तो सबके सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो मैंने ये उनको कंपटीशन दिया था, उनको बोला था कि आइए जनता के साथ, अगर आपको लगता है कि आपने इतना अच्छा काम किया है तो एक जनसभा का आयोजन करते हैं, जनता आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, हिम्मत है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जी जो आपके जो है उनको तो हिम्मत नहीं हो पाई है, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी नहीं कर पाए। और आज देश की जो हालत है, इतने हम सब लोग एक होकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कहा, और आज जो है अमेरिका के राष्ट्रपति तय करेंगे कि भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा। शिमला समझौता में यही बात हुई थी कि वो तीसरा ये तय नहीं करेगा कि हम युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। निर्णय लेना था, प्रधानमंत्री जी खुद निर्णय लेते, उनके हर निर्णय का हम लोग स्वागत करते, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बैठे बैठे ये तय नहीं करेगा कि भारत युद्ध करेगा कि नहीं। तो मैं पवन जायसवाल जी जो आपके वर्तमान के भाजपा से विधायक हैं, उनको मैं यही चैलेंज करता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री जी की हिम्मत तो नहीं है कि वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। अगर आपकी हिम्मत है तो आइए जनता के सामने, हम लोग आमने सामने होते हैं। बहुत विकास का काम आपने किया है, तो हम कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। डिबेट करेंगे? बिल्कुल, मुझसे डिबेट करें, जनता से डिबेट करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आइए जनता के साथ हम लोग डिबेट करते हैं। मैं भी रहूंगा, जनता भी रहेगी। मैं एक आम जनता के रूप में डिबेट करना चाहता हूं और सभी जनताओं को बुलाया जाएगा। आप भी अपने लोगों को बुलाइए, हर वर्ग के लोगों को बुलाइए, हर समाज के लोगों को बुलाइए। आइए, आपको लगता है कि बहुत विकास किया तो हम लोग सवाल जवाब का एक दौर करते हैं। फैसल रहमान साहब थोड़ा कम बोलते हैं, इसलिए हमने एक आग्रह किया है कि मोतियूर रहमान साहब मेरे भी गार्जियन थे, मेरे चाचा की तरह थे और मेरे पड़ोसी भी रहे हैं। मेरे पिताजी को उन्होंने लोकसभा में मदद किया तो मेरे पिताजी ने यह सुनिश्चित किया कि उनको राज्यसभा से भेजा जाए। चुनाव में लालू जी ने कह दिया था कि भेजेंगे, लेकिन लालू जी पलट रहे थे भेजने के समय। मेरे पिताजी लड़ करके, संघर्ष करके उनको राज्यसभा भेजने का काम किया और ये बोला कि मैं दोबारा शिवहर में कैसे जाऊंगा। मोतियूर रहमान साहब को मैंने वादा किया है और लालू जी से मेरे पिताजी ने कहलवाया कि एक तीर से दो निशाना होगा, यहाँ सीताराम बाबू को वोट दीजिए, उधर मोतियूर रहमान साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो कर्ज नहीं है, दो दोस्तों की, दो भाइयों की आपस की जो है, दोनों को मदद करने का परस्पर संबंध था। और मोतियूर रहमान साहब मेरे चाचा की तरह है, मेरे गार्जियन हैं। अगर उनके बेटे को मौका मिला है तो एक बार मुझे लगता है कि ढाका की जनता मोतियूर रहमान साहब के भतीजा राणा रंजीत सिंह को भी मौका देगी। हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अब विधानसभा में आप आ रहे हैं, उसमें अनुभव आपका रहा है, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में? वसी साहब आए थे ढाका में, काफ़ी लोगों की तादाद थी, लोग काफ़ी उनको सराहा। क्या उनके आगमन के बाद क्या लगता है कि पूरे ढाका विधानसभा में एक लहर बन गया है? आपकी कितनी उम्मीदें हैं लोग की तरफ जिताने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव जब लड़ने आया तो बहुत कम टाइम में मुझे टिकट मिला और लोगों के ऊपर जो है मेरा आरोप था कि मेरे भाई साहब बीजेपी के विधायक हैं और आज भी फोटो को वायरल किया जाता है कि मैं अमित शाह जी को स्वागत कर रहा हूं, मैं भाजपा के लिए वोट मांग रहा हूं। तो बिल्कुल सही बात है और उन्होंने मेरे ही सोशल मीडिया से उस फोटो को निकाला है। मैंने आज तक उस फोटो को डिलीट नहीं किया। क्यों डिलीट करूं? मैं अपने भाई के नाते, जब मैं नौकरी किया करता था तो मैं अपने भाई को मदद करने आया, क्योंकि मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया था। मेरे भाई 2 बार चुनाव हार चुके थे, तो कहीं ना कहीं भाई के नाते मैं अपनी नौकरी से 6 महीने की छुट्टी लिया और अपने भाई को मदद करने आया था। मेरे भाई उस समय भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से या कोई राजनीतिक परिचय मेरा नहीं था। भाई के नाते भाई को मदद करने आया था। चुनाव खत्म हुआ, मैं दोबारा नौकरी में चला गया। लेकिन जब भाई ने कुछ कमियां की, जब मुसलमान वर्ग खास करके, दलित वर्ग खास करके उनसे दूर होने लगा, तो सीताराम बाबू की संपत्ति थी, उन्होंने पूरे समाज को, हर वर्ग को साथ लेके चलने का प्रयास किया था। जब उसमें मुझे कमी महसूस हुआ तब मैं सियासत में आने का मैंने प्रयास किया। प्रशांत किशोर जी के संगठन से जुड़ा, उनकी पार्टी से नहीं जुड़ा। प्रशांत किशोर जी की पार्टी बनी 2 अक्टूबर को और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा 25 मई को। तो अब ये AIMIM जो मेरी पहली और आखिरी पार्टी है, एक क्षत्रिय का बेटा हूँ। हम लोग के समाज में कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो हमने अपनी जनता से वादा किया था कि मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, जो मैं सियासत कर रहा हूं, जिन मजलूमों की बात कर रहा हूं, मुस्लिम भाई की, दलित भाई की लड़ाई को लड़ रहा हूं, क्योंकि बाकी और समाज की लड़ाई को लड़ने वाले कई लोग हैं, लेकिन इस 2 समाज का लड़ाई लड़ने की हिम्मत सब में नहीं है। इसलिए मैंने इन दोनों के समाज की लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया है। और आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में, चुनाव हारने के बाद लोगों ने कहा था कि पार्टी बदलेगा, या जीत जाएगा तो भी पार्टी बदलेगा, हार जाएगा तो भी पार्टी बदलेगा, लेकिन उन सबको गलत ठहराते हुए और उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से मैं जो है इस संघर्ष को कर रहा हूं। पार्टी के लिए एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं और अपनी पहचान बनाई है।
कोई भी नौजवान होता तो पार्टी बदल चुका होता, ये कह कर के इस पार्टी का भविष्य नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ और ये मेरी फितरत नहीं है, मेरे पिताजी जिस पार्टी में थे आजीवन उन्होंने उस पार्टी का साथ निभाया, सुख दुख सब इसी पार्टी में देखना है और हम लोग उसी विचारधारा के लोग हैं और इस पार्टी से चुनाव में लड़ रहा हूँ, बहुत मजबूती से लड़ूंगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश। ढाका विधानसभा के लोग आज आपका सेवा कार्यालय शुरू हुआ है, तो क्या आपकी सेवा बहाल हो गई? बिल्कुल, आज से सेवा बहाल हो गई। हमारे बगल में वकील साहब बैठे हैं, हमारे बगल में सामाजिक कार्यकर्ता जो RTI एक्टिविस्ट हैं और ऐसे तमाम लोगों को एकत्रित किया है। और जनता जो है, अगर आपको RTI करना नहीं आता है तो आप मेरे कार्यालय आइए, अगर आपका कोई थाना वाला बात नहीं सुनता आप मेरे कार्यालय आइए, अगर आप सही हैं तो, अगर आपसे किसी तरह का घूस मांगा जाता है तो आप मेरे कार्यालय आइए। हम लोग के पास कुछ हिडन कैमरास भी हैं, आप जाकर के सबूत इकट्ठा करके देखिए। अभी जो है पूरे ढाका विधानसभा में जलजला ला दिया जाएगा। अब एक एक अफसर घूस मांगने में डरेगा कि भाई कहीं कैमरा तो नहीं लगाया हुआ है, पेन में कैमरा हो, मोबाइल वाला तो लोग जरा बच लेते हैं, ऐसे कई सारे कैमरा की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और यहाँ जो घूस मांगेगा और जाकर के केवल कहिए कि आप AIMIM के कार्यकर्ता हैं और आपसे अगर घूस मांग लिया गया, अगर आप सही चीज़ के लिए जा रहे हैं तो आप इस कार्यालय में आइए, पूरा एक कार्यकर्ता पूरा हुजूम आपके साथ खड़ा रहेगा। और हम लोग लोकतंत्र की ताकत को समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, MBA इंजीनियरिंग किया है, 10 साल नौकरी किया है, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में आए हैं, तो यूं ही नहीं आए हैं, कुछ अलग करने आए हैं। और ये छोटा मोटा विधायक सांसद बहुत बड़ा पद नहीं है, एक बहुत बड़े समूह को, एक बहुत बड़े लोगों को समूह को जो है सेवा करके उनके लिए मजबूत ढाल बन करके हम लोग अपने आप को साबित करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह का साथ मिल रहा है, ओवैसी साहब के आने के बाद एक नया समीकरण तैयार हो गया है। जो लोग मेरी शिकायत करते थे, खास करके फॉरवर्ड समाज के लोग, जो मेरे अपने लोग थे, मेरे जो समाज के परिवार के लोग थे, वो भी पहले कहते थे कि भाई किस पार्टी में हो, किस पार्टी में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन आज वही लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया बहुत मजबूती से, और अब दिख रहा है कि ढाका का समीकरण आपके साथ होता चला जा रहा है। और जिस शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं, अगर यही रफ्तार रहा तो चुनाव से पहले डिक्लेयर हो जाए कि राणा रंजीत सिंह यहाँ 50,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, एक अंत में सवाल है, मैं बरीनिया से आता हूँ और भंडार गांव में रोड का हालत बिल्कुल खराब है और गाँव नगर में आएंगे, वहाँ पर मस्जिद के पास जो है बरसात का समय आएगा तो कीचड़ जमा हो जाता है, बल्कि लोग कीचड़ में जाकर नमाज पढ़ने जाते हैं। अब तक तो विकास नहीं हुआ, इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? आपको 6 महीना एक दिन बचा हुआ है, क्या इस पर कोई प्रयास करेंगे? खोजेंगे कि ठेकेदार ने अधूरा काम क्यों किया, आखिर उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, आपने देखा होगा फुलवरिया घाट का मसला था, ऐसे ही आरिफ भाई और रिजवान भाई जैसे कुछ पत्रकारों ने जो है मुझे लेकर के, LB शाह जैसे मेरे भाई लोग जब आए, उन्होंने बताया कि ये मुद्दा है। हम लोग जा कर के गए, उस मुद्दे को उठाने का काम किया। वो मुद्दा जब उठा तो विधायक जी अपना जो है सक्रिय हुए, उनका परिवार सब लोग जाकर के तेजी कराया और आज फुलवरिया घाट तैयार हो गया है। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, न मैंने बनवाया है न मैंने कुछ किया है। हाँ, जो लोग लापरवाह हो गए थे, थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, उनको जगाने का काम किया। तो जब यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं, भले बेशक वो भारतमाला को लेकर के अभी हम लोग यात्रा निकालेंगे, लेकिन एक एक पंचायत का, एक एक गली का हम लोग मैनिफेस्टो तैयार करने जा रहे हैं। जब हम यात्रा करेंगे, एक एक गली का समस्या क्या है, एक एक पंचायत का, एक एक वार्ड का समस्या क्या है, और उसको लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग करके उसको उजागर करेंगे। क्योंकि डिजिटल ताकत हमारे पास बहुत है और उसका लोक शिकायत से और RTI से सवाल करेंगे, उसका जब जवाब आएगा तो आपके सामने रखेंगे। कोई कुछ भी झूठ सच बोल जाता है गरीबों को कि भाई यहाँ का फंडिंग रुक गया, ठेकेदार भाग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो नहीं चलेगा। आपके पास सरकार ने बहुत बड़ा ताकत दिया है, आप सवाल कर सकते हैं। कागज़ पे सवाल करना और माइक पे सवाल करने में अंतर है। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कलम की ताकत को जानते हैं, हम लोग अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेते हैं, संघर्ष उनसे सीखते हैं और संगठन को इतना मजबूत, इतना तैयार करेंगे कि एक एक आदमी अपनी शिकायत को सही जगह पहुंचा सके और उस शिकायत को हम लोग लड़ करके, संघर्ष करके उसका निवारण करने का प्रयास। एक सवाल और अंत में, आपने चर्चा कर दिया फुलवरिया घाट, बिल्कुल 3 किलोमीटर बाद मधु छपरा घाट है और जहांगीर साहब जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, 2 जिला को जोड़ता है। लेकिन 3 वर्ष पहले पुल बनकर तैयार हो गया, अब तक उस पर 4 चक्कर का दर्शन नहीं हुआ है। अभी भी लोग पैदल जाने से, साइकिल जाने से डरते हैं, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। सदन में भी पवन जायसवाल जी बात उठाए थे, उनके उठाने के बाद भी किस तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक पुल जो है बीच धार में बनकर पड़ा है, बरसात आएगा खत्म हो जाएगा। इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? और अक्ता घाट पर पुल को लेकर संघर्ष चल रहा है, पुल बनाने की मांग चल रही है, इसमें क्या आपका प्रयास है? बिल्कुल, अक्ता घाट की बात हो या जो आपके जो है शिवहर से जो कनेक्ट करती है बिलवा घाट, उसकी भी हालत वही है। शादी विवाह में दूल्हा चला जाए तो जितना वो अपना पार्लर में स्नो पाउडर लगाया, पूरा जो है धूल ही धूल हो जाता है, गाड़ी भी है, उसका चेहरा भी।